हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी क्रॉनिकल्स। और आप हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एंशियंट इंडिया की लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने हड़प्पन इकोनॉमी को डील किया था, जिसमें हड़प्पन इकोनॉमी में हमने तीन पार्ट बनाए थे: सबसिस्टेंस, क्राफ्ट एक्टिविटीज और ट्रेड एंड कॉमर्स। जिसमें सबसिस्टेंस को हमने पढ़ लिया था और क्राफ्ट एक्टिविटीज को भी हमने डील कर लिया था, और इससे कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो उम्मीद है कि वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और फिर भी अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग हड़प्पन ट्रेड के ऊपर डील करेंगे। सो हेडिंग डालते हैं, हड़प्पन ट्रेड। हड़प्पन ट्रेड एक वाइटल कंपोनेंट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की अर्बन प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, और अर्बन कैरेक्टर को सस्टेन करने के लिए लगभग 700 सालों तक। So trade was a vital component of Harappan civilization, but that does not mean you should be very aware that agricultural surplus and the diversification of crafts, these are not less important. Actually, they provided they provided the necessary catalysm. They provided the necessary catalysm for urbanization, and trade helped in integrating different diverse regions, integrating regions and sustaining the continuous production, sustaining all these things. So trade became the backbone of Harappan prosperity or Harappan urbanization. Archaeological evidence indicate the existence of a well organized system of both internal and external trade. तो एक्सटर्नल ट्रेड की एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम थी, और उसके बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की लगभग जो भी चीजें हमें पता है वो आर्कियोलॉजी के बेसिस पे पता है। जैसा कि हमें ये मालूम है कि हड़प्पन्स ने एक स्क्रिप्ट डेवलप कर ली थी, पर उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं सके हैं। तो उनके बारे में जो कुछ भी बातें हमें पता है वो आर्कियोलॉजी के ही बेसिस पे हम जान सके हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग केस है कि ट्रेड को लेकर के हमें एक रिटन रिकॉर्ड्स भी है, पर वो रिटन रिकॉर्ड्स हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं पाई गई है, बल्कि वो मोहनजोदारो से अवेलेबल हुई है। मोहनजोदारो से अवेलेबल हुई है। तो अराउंड 2300 बीसी एक इंस्क्रिप्शन हमें मिली है। मोहनजोदारो के किंग हुआ करते थे, किंग शरगोन। तो इनकी एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें इन्होंने तीन रीजन्स का जिक्र किया है: दिलमुन, मगान एंड मेलुहा। तो उसमें इन्होंने कहा कि इन तीन जगहों से जो शिप्स होते थे वो इनके पोर्ट्स पे आकर के लगते थे। कैपिटल थी अक्कड़। तो अक्कड़ पोर्ट पे आकर के इन तीन जगहों के शिप्स आकर के लगते थे। दैट इंडिकेट्स द ट्रेड रिलेशंस विथ दीज थ्री रीजन्स। दिलमन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बहरेन। ये जो दिलमन है, इसको बहरेन से आइडेंटिफाई की गई है। वही मगान को ओमान कोस्ट से, या ये माकरन कोस्ट भी हो सकती है, उससे आइडेंटिफाई की गई है।
and Melhua has been identified, however loosely, with Indus region. So Melhua may stand for the entire region east of Mohenjo-daro, but it can particularly stand for Indus region also. तो मेसोपोटामियन ट्रेड के बारे में एक्चुअली माफ करना दोस्तों, यहाँ पे ये गलती मैंने कर दी। ये मोहनजोदारो ने मेसोपोटामिया होगी। आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये मेसोपोटामिया होगी। So Mesopotamian text talks about trade relations with Indus region. So in the case of Mesopotamian trade, we have literary records as well. But most of the evidences of trade, the trade route, and the items that were exchanged, imported and exported, the nature of trade, etc., everything we come to know from archaeological sources only. So archaeological evidence indicates the existence of well-organized system. Well-organized system का मतलब है कि जो ट्रेड है, so trade was uh, integrated trade, and trade was structural, and trade was institutionalized. इंटीग्रेटेड ट्रेड का मतलब है कि कई सारे ट्रेड रीजन्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे. So it talks about the trade network which connected different regions. Trade was structural. इसका मतलब है कि कई सारे मतलब होते हैं, बट जनरली जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड के नेचर को एनालाइज करते हैं, तो उनसे हमें पता चलती है कि ट्रेड जो नॉर्मली एक अर्बन सेंटर के नीड्स के लिए कैटर्ड ट्रेड थी, प्लस जो क्राफ्ट स्पेशलाइज्ड आइटम्स क्राफ्ट स्पेशलाइज्ड आइटम्स क्राफ्ट स्पेशलाइज्ड आइटम्स के ट्रेड में प्राइमेसी थी. फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सपोर्टेड थी. इंस्टीट्यूशंस मतलब यहाँ पर हम एक स्टेट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं. और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेड के एविडेंसेस कैसे हमें मिलती हैं? इट इज inferred from the presence of granary and presence of dockyard at Lothal. So these architectures provide the idea that these public structures were deliberately created by state authorities to facilitate trade. So Harappan trade was well organized, and it was both internal and external trade. And there was a extensive network of trade routes connecting major cities, manufacturing centers, raw material zones, rural hinterlands, and these trade routes ensured the movement of different items, raw materials, and finished goods such as grains, metals, stones, and other artifacts, and closely integrating the diverse economic zones. Closely integrating the diverse economic zones. तो डिफरेंट प्रोडक्शन सेंटर्स को और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कनेक्ट करती थी. फिर रूरल हिंटरलैंड्स को
अर्बन सेंटर से कनेक्ट करती थी। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़्यादातर विलेज एरियाज में ही होंगी, और टिम्बर, लकड़ियों की यूज होती होगी। सो टिम्बर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ये सभी रूरल एरियाज में ज़्यादातर होती हैं। तो वहाँ से रॉ मटेरियल्स को उठाना और डिफरेंट नोडल सेंटर्स से उनको जोड़ना। तो ट्रेड रूट facilitated all these. And for trade, there has to be a well-established network of transportation system as well. So you can add transportation in analyzing Harappan trade and commerce. Now, what was the nature of trade? हड़प्पन ट्रेड की नेचर कैसी थी? अगर हड़प्पन ट्रेड की नेचर की हम बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि एक तो हड़प्पन ट्रेड नेचर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होती थी। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड होती थी। इंटरनल ट्रेड में हम दो चीजें देखते हैं। एक तो इंटरनल ट्रेड होती थी विद इन हड़प्पन जोन्स। विद इन हड़प्पन जोन, विद इन हड़प्पन जोन का मतलब है कि जो हमारी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, तो इनके बीच ही ट्रेड रिलेशंस होती थी, एक्सचेंजेज होती थी विद इन हड़प्पन जोन। लेकिन हम एक तरह की ट्रेड हम इनके बीच भी देखते हैं ना, जो हड़प्पन जोन में नहीं आती थी। जैसे यहाँ पे हम एक गानेश्वर जोधपुरा कल्चर देखते हैं। सो इट वाज ए completely and purely Chalcolithic culture, and it was not within the Harappan zone. It remained outside the Harappan influence. तो इनके साथ भी ट्रेड रिलेशन थी। फिर एक ट्रेड रिलेशन हम एक तरह की एक्सचेंज हम कर्नाटका में, कर्नाटका के न्योलिथिक हंटर गैदरर्स के साथ भी देखते हैं। न्योलिथिक हंटर गैदरर्स के साथ भी हम इसकी ट्रेड रिलेशन देखते हैं। सो दीज Karnataka hunter-gatherers must have provided gold to the Harappan centers, and in exchange, we have some artifacts, Harappan artifacts, like we have some Harappan disc at Pikli Hall. So that establishes a trade contact, or at least a cultural contact with Neolithic hunter-gatherers. So internal trade relation दो तरह की थी, एक विद इन हड़प्पन जोन एंड हड़प्पन नॉन हड़प्पन कल्चर्स। हड़प्पन एंड नॉन हड़प्पन कल्चर्स, ये दो तरह के इंटरनल ट्रेड रिलेशंस थे। एक्सटर्नल ट्रेड लिंक जो है, तो ये हमें तीन रीजन्स में मुख्यतः देखने को मिलती हैं। प्राइमरीली वी से एक्सटर्नल ट्रेड लिंक्स इन थ्री रीजन्स। एक तो सेंट्रल एशिया में, एक पर्शियन गल्फ, और मेसोपोटामिया। तो तीन इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं एक्सटर्नल ट्रेड के। फिर हमें कुछ अफगानिस्तान के साथ भी एक तरह की ट्रेड देखने को मिलती है, जैसे एक आइसोलेटेड साइट है शोरतुगाई की।
तो अफगानिस्तान से भी कुछ आइटम शायद मंगाए जाते थे, जैसे टीन और लैपिस lazuli प्रोबेबली अफगानिस्तान से ही मंगाए जाते थे। सो वी हैव नॉट थ्री बट फोर एक्स्ट्रा, फोर सेंटर्स ऑफ और फोर regions of external trade, and the trade was export oriented, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ट्रेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। मतलब कि हड़प्पन साइट से ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी, इंपोर्ट बाहर से कम ही होती थी। तो ट्रेड वाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि एविडेंसेस नहीं मिले हैं ज्यादातर इंपोर्ट्स के। और जो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट दीज रीजन्स आर क्लियरली मोर देन द नंबर ऑफ आइटम्स इंपोर्टेड फ्रॉम दीज एक्सटर्नल साइट्स। So on the basis of lack of evidences from outside regions into Harappan zones, we can conclude that, or we can infer that the trade was export oriented. So that means जो modern terms में हम balance of payment देखते हैं was in Harappan favors, हड़प्पन फेवर में बैलेंस ऑफ पेमेंट थी। फिर हम जब इसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, how this trade was carried on, what was the medium of trade. So there were certain modes of transportation for this trade. So we can see the use of bullock carts. बुलॉक कार्ट, बुलॉक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी से ट्रेड होती थी। अब बैलगाड़ी के एविडेंसेस क्या है? क्या हमें एक्चुअल बुलॉक कार्ट्स मिले हैं? नो, वी हैव नो एविडेंस ऑफ एक्चुअल बुलॉक कार्ट्स, बट व्हाट वी हैव इंस्टेड इज we have some terracotta models, terracotta and bronze models. Other than that, we come to discover some track marks, ट्रैक मार्क्स जो पहिए से जो जमीन पे निशान पड़ जाते हैं, तो उसके मार्क्स मिले। So these evidences suggest that bullock carts were probably used for mode of transportation. इसके अलावा कार्वास ऑफ एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स जैसे sheep या goat या अ, जो donkeys, तो कार्वास ऑफ स्मॉल एनिमल्स, तो एक जो और एक घुमंतू लोग थे, वैगाबॉन्ड पीपल थे, नोमैडिक पीपल थे। तो हिंदू जो एक सुलेमान रेंज के, जहाँ पे अगर नॉर्थ वेस्ट में आएंगे इंडिया के, तो सुलेमान रेंज आती है। तो सुलेमान रेंज से बाहर और ईरान तक, ईरानियन पेनिनसुला तक, तो यहाँ पे एक माउंटेनस रीजन्स में एक कारवां, जो नोमैडिक पीपल थे, दे वर इंडल्ज्ड इन, they were indulged in trade in between these regions. And how this evidence is ascertained? We have no actual direct evidence, but what we have instead, that we have bones of these animals, and on the basis of ethnographic studies, ethnographic studies का मतलब है कि आज की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके बिहेवियर को देख करके हम कुछ अंदाजा लगाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ethnographic studies, we infer that these nomadic people must have
must have been indulged in trade between Indus and Iranian regions through mountainous routes, and herds of smaller animals carried with a smaller load of goods, and they were used to trade. So caravans of small animals were also an important medium of transportation or mode of transportation. तो ये तो हो गई लैंड रूट की बात। इसके अलावा मेरी टाइम ट्रेड भी हुआ करती थी। मेरी टाइम एंड रिवराइन ट्रेड। मेरी टाइम एंड रिवराइन ट्रेड। मेरी टाइम मतलब समुद्र में, और रिवराइन मतलब रिवर्स में। And how this maritime and riverine trade is ascertained? We have evidences of boats. Have we found the actual boats? No, we haven't found actual boats. What we have found is again the terracotta models as well as depiction on seals and tablet. Depictions on seals and tablet. There is difference between the seafaring ships and riverine ships. In seafaring ships, there are certain characteristics, जैसे कि अगर मान लो कि ये एक बोट है, ठीक है। तो ये एक बोट है, ये एक शिप है, और ये सी फेरिंग है, यानी कि समुद्र में ये जाती है। समुद्र में जाती है इसका मतलब कि ये एक्सटर्नल ट्रेड में ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रही होगी। जो ट्रेड विद जो पर्शियन गल्फ वाली समुद्री रास्ता है, तो उसमें ये अरेबियन सी के थ्रू ये शिप यूज होती होंगी ट्रेड में, थ्रू पर्शियन गल्फ। तो इसकी जो खास बात ये है कि इसके जो कील होते हैं, ये जो नीचे वाली पोर्शन देख रहे हैं, इसको कहते हैं कील। इसकी यूज होती है बैलेंस बनाने में। सो बोट्स या शिप्स को बैलेंस बनाने के लिए ये कील यूज होते हैं। सो दीज वर पॉइंटेड कील्स। पॉइंटेड कील्स। इसके बाद ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को कहते हैं प्रो। दीज वर शार्प कील्स एंड पॉइंटेड प्रो। और अगर शिप की हम जो पीछे की बात करें, तो पीछे वाली पोर्शन को अब मैं फिगर तो ठीक तरीके से शायद नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा लग रहा है, तो ये शिप के पीछे वाली पोर्शन, अगर आप पीछे से देखेंगे व्यू शिप की, तो कुछ इस तरह से दिखेगी। और ये जो पोर्शन होती है पीछे वाले, इसको कहते हैं स्टर्न। सो जो सी फेडिंग शिप्स होती हैं उसकी हाई फ्लैट स्टर्न होती थी। हाई फ्लैट स्टर्न, ताकि जो पीछे गुड्स वगैरह हैं, यहाँ पे जो गुड्स वगैरह होंगे, उनको शायद प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें बनाई जाती थी। और ये चीजें रिवराइन बोट्स में ये चीजें नहीं होती। रिवराइन बोट्स में ज्यादा से ज्यादा क्या होगी आपको, एक लैडर होगी, फिर मास्ट होती है। तो ये सारी बेसिक चीजें होती है, लेकिन सी फेरिंग शिप्स में ये चीजें एडवांस्ड फीचर होती है। तो शार्प कील्स होंगी, तो सी फेरिंग शिप्स की जो कील्स हैं वो ज्यादा शार्प होती हैं। प्रो कुछ ज्यादा ही पॉइंटेड होती है,
ताकि ये काफ़ी तेज़ी से चल सके और हवा को आगे से काट सके, और प्रोबेबली गुड्स को पीछे गिरने से बचाने के लिए ये जो स्टर्न होते थे ये हाई और फ्लैट होते थे। तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम सी फेडिंग शिप्स को रिवराइन शिप से या रिवराइन बोट से डिस्टिंक्ट कर सके, और ये हम इस्टेब्लिश कर सके कि दोनों ही रिवराइन एज वेल एज मेरीटाइम ट्रेड होती थी। ट्रेड वाज बीइंग कंडक्टेड थ्रू riverine traffic as well as maritime route. Another characteristic of trade was regulated. Trade was regulated. ट्रेड वाज रेगुलेटेड। रेगुलेटेड ट्रेड की क्या एविडेंसेस है? तो ये जो हमें एक यूनिफॉर्मिटी देखती है वेट्स एंड मेजर्स में, यूनिफॉर्मिटी इन वेट्स एंड मेजर्स, एंड द वाइडर यूज ऑफ शील्ड्स, these indicate towards some sort of regulation by some authority. So trade was regulated also. So these are some of the natures of Harappan trade. And also one of the reasons, the medium of exchange, there was no coin at that time, no currency at that time. So possibly trade was conducted through barter system. Trade was conducted through barter system as no coin or currency discovered so far. किसी भी तरह की कॉइन या करेंसी डिस्कवर नहीं हुई है। So that means the trade was possibly conducted through barter system. तो हमने देखा था कि जो ट्रेड है वो इंटरनल ट्रेड भी थी और एक्सटर्नल ट्रेड भी थी, और एक इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ ट्रेड थी, ट्रेड रूट्स की इंट्रिकेट नेटवर्क थी। तो एक जाल थी, नेटवर्क थी ट्रेड की, ट्रेड रूट्स की, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड कैरी करती थी। तो इनमें से अगर हम ट्रेड रूट्स की बात करें तो कुछ ट्रेड रूट्स जो इंटरनल ट्रेड रूट्स हैं, these trade routes, some of these trade routes already came up in the early Harappan phase itself. अर्ली हड़प्पन फेज में ही कुछ ट्रेड रूट्स एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, और मेच्योर हड़प्पन फेज में इन ट्रेड रूट्स का फर्दर विकास हुआ और नए ट्रेड रूट्स की भी इमरजेंस हुई। तो डिफरेंट रीजन्स, कई सारे रीजन्स एक वाइडर ट्रेड नेटवर्क के अंदर आ गए, जिनको ट्रेड रूट्स एक दूसरे से जोड़ती थी और एक नेटवर्क बना ली। तो एक ट्रेड रूट आप देखेंगे कि ये जो रीजन है, सो दिस रीजन कम्स अंडर सिंध, सिंध एंड बलूचिस्तान, ये सिंध रीजन है। तो एक सिंध रीजन को पंजाब प्लेन्स से जोड़ने वाली दो तरह के रूट्स, लैंड रूट भी है एज वेल एज रिवराइन रूट भी है। तो दो तरह के रूट सिंध रीजन को पंजाब प्लेन्स से जोड़ती थी। फिर इस पंजाब को फर्दर आप देखेंगे कि यहाँ से घग्गर हाकरा रीजन से भी जोड़ने वाले कुछ लिंक्स हैं, ट्रेड लिंक्स हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं। फिर यहीं हड़प्पा से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बनी बाद में मैच्योर हड़प्पन फेज में, तो इस हड़प्पा से आप देखेंगे कि एक गानेश्वर जोधपुरा के लिए भी कल एक ट्रेड रूट निकलती है। फिर इधर जो मीताथल वगैरह के लिए जो अ, यमुना और सतलज के बीच जो लोकेशंस हैं, तो उनको भी हड़प्पा से एक रूट जोड़ती है। हड़प्पा से फिर हम आगे देखेंगे कि जैसे एक्सटर्नल ट्रेड में देखते हैं कि आगे भी चल करके एक रूट जाती है जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाती है।
फिर विद इन, हम अगर सिंध देखें तो यहाँ भी हम दो तरह के रूट्स देखते हैं। एक तो लैंड रूट है, और दूसरी यहाँ से कोस्टल रूट भी थी। तो कोस्टल रूट, ये जो लोथल आप देख रहे हैं यहाँ से, इनफैक्ट ये जो लैंड रूट और कोस्टल रूट है, ये इंटायर रीजन को, ये पूरे इंटायर रीजन को एक दूसरे से जोड़ती थी। तो यहाँ पे आप लोथल देख रहे हैं, और इधर ही आप देखेंगे जो धोलावीरा भी है, और नागेश्वर, रंगपुर, पत्तन, यहाँ पे आप देखेंगे जो सोमनाथ रीजन है, तो यहीं पे पतन है। तो इन सब को दो तरह की ट्रेड रूट्स जोड़ती थी, एक तो लैंड रूट थी यहाँ पे, और दूसरी ये कोस्टल ट्रैफिक से भी जुड़ी हुई थी, कोस्टल ट्रैफिक से भी जुड़ी हुई थी। तो ये बालाकोट है, यहाँ पे आप सुतका कोह देखते हैं, ये सुतका के इंदौर है। तो ये सभी मेरी टाइम ट्रेड, मेरी टाइम रूट एज वेल एज लैंड रूट से एक दूसरे से काफी गहरे तरीके से जुड़े हुए थे। फिर फर्दर यहाँ से आप देखेंगे कि एक गोदावरी रीजन के भी पास कुछ ट्रेड रूट्स निकलती थी, और जो दाइमाबाद वगैरह एरिया है, वहाँ से ये कनेक्टेड थी। फिर इसके अलावा कई सारे फीडर रूट्स भी हुआ करते थे। फीडर रूट्स, फीडर रूट्स का मतलब है कि जो हिंटरलैंड से जोड़ने वाली जो छोटी छोटे रास्ते थे, जो गांव गलियारों को जोड़ते थे, गांव से बड़े शहरों को जोड़ते थे, तो वो सारी रूट्स भी निकल करके यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप की ट्रेड नेटवर्क बन चुकी थी, और कई सारे रीजन्स, ऑलमोस्ट सारे रीजन्स एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। सो इट इज नो वंडर दैट the artifacts of one region is easily available at far and distant regions. So this was the internal trade network. Similarly, external trade network देखें तो हमने देखा कि जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो बेसिकली चार रीजन से कनेक्टेड है। अफगानिस्तान है, फिर सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड थी, पर्सियन गल्फ, एंड वेस्ट एशिया में मोहनजोदारो हम देखते हैं। फिर बाद में चल करके बेबीलोन वगैरह भी ट्रेड से जुड़ गई हड़प्पा के साथ। तो अब ये जो ट्रेड नेटवर्क देख रहे हैं, ये जो ट्रेड लोकेशंस देख रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रेड, तो ये देखो, हड़प्पा आपको यहाँ पे दिखेगी। तो हड़प्पा से एक रूट आप देखेंगे, तो ये सेंट्रल एशिया की तरफ जाती है, जो अफगानिस्तान में यहाँ पे शोरतुगाई से मिलती है। शोरतुगाई से ये सेंट्रल एशियन प्लेन से कनेक्ट करते हुए कुछ एल्टिन डीप वगैरह है, यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करते थे एल्टिन डीप। और यहाँ से ये फिर आगे हिसार ज्ञान होते हुए मेसोपोटामियन में इंटर कर जाती थी। फिर वहीं से एक दूसरी ट्रेड हड़प्पा से आप देखेंगे, जो साउथर्न रीजन को पूरी जोड़ती है। और फिर आप या तो ट्रेड मेरीटाइम रूट भी ले सकते हैं, या ये जो आप लैंड रूट देख रहे हैं, टेप याहिया वगैरह, टेप याहिया, सूसा, निप्पुर से होते हुए ये चली जाती है, फिर से अक्कर, किश एंड आगे बेबीलोन तक ये चली जाती है। तो एक्सटर्नल ट्रेड की भी एक नेटवर्क थी। इसके अलावा जो अलग बीच बीच में भी रीजन्स हैं जिससे ये कनेक्टेड है, जैसे एक फीडर रूट्स आप ये देख सकते हैं, यहाँ से शाहबाद यानी कि ईरानियन रीजन्स को भी कनेक्ट करती है। फिर एक क्वेटा से आप डायरेक्ट देखेंगे कि एक रीजन जाती है हेरात होते हुए, एल्टेंडिप होते हुए, जो हड़प्पा से नॉर्दर्न ट्रेड रूट निकलती थी उसमें जाकर के कनेक्ट हो जाती है। फिर मेरी टाइम ट्रेड भी देखेंगे, तो अरेबियन सी होते हुए गल्फ ऑफ ओमान से निकल के ये पर्शियन गल्फ में एंटर करती थी, और डिफरेंट रीजन्स को, जैसे ओमान है या
बहरेन है, फिर आगे यहाँ पे आप फैल का जो देख रहे हैं ये कुवैत रीजन है, जो मॉडर्न डे कुवैत है। तो इन सबको कनेक्ट करते हुए आगे ये फिर मेसोपोटामिया में इंटर कर जाती थी। So there was this well-developed network of internal as well as external trade, which facilitated complex and structured trade from Harappa to different regions of Central Asia and West Asia. अब हम इस अगर रूट को देखें और थोड़ा ऑब्जर्व करें इस रूट को, तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलती है, एक पैटर्न समझ में आती है। और वो पैटर्न ये है कि मैं एक बार के लिए इसको ओमिट करना चाहूँगा, ताकि मैं आपको वो पैटर्न दिखा सकूं। तो जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पैटर्न देख कि ये जो सुत का गेंडोर देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक सुत का कोह भी है। ये बालाकोट है, यहाँ पे आप लोथल देख रहे हैं। तो दीज रीजन्स वर नॉट एग्रीकल्चरली रिच, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होती थी। दीज वर रिसोर्स स्कार्स रीजन्स, बट स्टिल दे इमर्ज्ड एज ए मेजर सेंटर, मेजर अर्बन सेंटर, and that is because they were on the they lied on the trade route that connected Harappans to Mesopotamian regions. And if not Mesopotamian, then at least these regions were internally connected with each other with different Harappan sites. So these regions, although they were not agriculturally rich, they were not resource potential areas, still they played an important role in Harappan civilization. आई एम सॉरी, वीडियो में रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इसकी वजह से वीडियो बंद हो गई थी। सो वी वर डिस्कसिंग कि मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सुध का गेंदोर है या सुध का को है, यहाँ पे बालाकोट रीजन है, ये सभी कोस्टल रीजन्स है, राइट। एंड दीज रीजन्स became urban center in mature Harappan phase simply because simply because lied along they lied along trade routes. They became urban centers simply because they lied along trade routes, because they were resource poor regions. इसी तरह अगर आप हड़प्पा देखेंगे, तो अर्ली हड़प्पन फेज में हड़प्पा एक छोटी सी विलेज रीजन हुआ करती थी। अर्ली हड़प्पन फेज में हड़प्पा एक छोटी सी विलेज रीजन हुआ करती थी, लेकिन मेच्योर हड़प्पन फेज में इट इमर्ज्ड एज ए लार्ज ट्रेड सेंटर, लार्ज इंपॉर्टेंट लार्ज अर्बन सेंटर। और हड़प्पा से हमने देखा था कि कनेक्टिविटी, इंटरनल ट्रेड की भी, नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी है और एक्सटर्नल ट्रेड नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी हड़प्पा से है। तो हड़प्पा became a large urban center in the mature Harappan phase, एंड जो हड़प्पा के आसपास के रीजन्स हैं, तो लगभग 300 किलोमीटर के दायरे तक, विद इन 300 किलोमीटर बाउंड्री ऑफ हड़प्पा, रेडियस ऑफ हड़प्पा, नो major urban center could emerge. And Harappa emerged as a major urban center because it lied on the trade route. So trade played a very important role in the urbanization. Trade played a very important role in the urbanization. तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट से, कि ट्रेड रूट जो है या ट्रेड पैटर्न जो है
उसने सेटलमेंट पैटर्न को भी अफेक्ट किया। जो हड़प्पन ट्रेड है, ट्रेड नेटवर्क है, उसने कॉन्टेम्पोररी हड़प्पन सेटलमेंट्स को भी अफेक्ट किया। और ये क्वेश्चन 1994 में 1994 में ये क्वेश्चन आई थी 60 मार्क्स के लिए। 1994 में 60 मार्क्स के लिए आई थी ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन थी कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ ट्रेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हाउ फार डिड इट अफेक्ट द नेचर ऑफ कंटेम्पोररी सेटलमेंट्स। तो पहले तो आपको पैटर्न बताने हैं। क्वेश्चन के 3 पार्ट बनते हैं। तो सबसे पहले आपको पैटर्न बताना है, पैटर्न ऑफ ट्रेड। दूसरा आपको बताना है कि इसने सेटलमेंट को किस तरह से अफेक्ट किया। और थर्ड आपको इसकी लिमिटेशन भी बतानी है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि हाउ फार, किस हद तक, कहाँ तक इसने अफेक्ट किया नेचर ऑफ, किसको, नेचर ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट को नहीं, सेटलमेंट के नेचर को। तो आपको पता तो होना चाहिए कि सेटलमेंट की नेचर क्या क्या थी, किस तरह की सेटलमेंट्स थी। तो हड़प्पन सेटलमेंट्स की नेचर हम कैसे बताएंगे, क्या समझते हैं हड़प्पन सेटलमेंट के नेचर के बारे में। तो कुछ लार्ज सेटलमेंट्स थी, कुछ स्मॉलर सेटलमेंट्स थी। फंक्शनलिटी भी सेटलमेंट्स की डिफरेंट थी। फंक्शनलिटी के बेसिस पे भी उनकी नेचर अलग अलग थी। सम सेटलमेंट्स वर रीडिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जैसे हड़प्पा या मोहनजोदारो को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में देखते हैं। वहीं सम सेटलमेंट्स बिकेम द प्रोक्योरमेंट सेंटर, और कुछ सेटलमेंट्स बिकेम क्राफ्ट सेंटर्स, जैसे चान्होदारो। तो ये जो नेचर है, इनको हड़प्पन ट्रेड ने किस तरह से इफेक्ट किया, ये हमें इस क्वेश्चन में बतानी होगी। तो पैटर्न ऑफ ट्रेड में आपको क्या बतानी है, क्या आपको सिर्फ ये बतानी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड किस तरह से हो रही थी, ये बतानी है। तो ये तो क्लियर नहीं है कि पैटर्न में क्या लिखोगे। तो पैटर्न में वो सारी बातें आ जाएंगी, जैसे एक तो ट्रेड की जो हमने नेचर पढ़ी थी, तो जिसमें इंटरनल ट्रेड नेटवर्क, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड है, ये हमें बताना है। ट्रेड की जो मोड, किस तरह से ट्रेड हो रही थी, मीडियम ऑफ ट्रेड, वो हमें बताना पड़ेगा। और ट्रेड की जो कुछ नेचर है, जो हमने बताया था कि जो इंटीग्रेटेड थी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थी, ट्रेड वाज रेगुलेटेड। तो एविडेंसेस दे करके हमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो ये तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डील करती है, पैटर्न ऑफ ट्रेड। अब दूसरी पार्ट ये है कि सेटलमेंट पैटर्न के नेचर को, नेचर ऑफ सेटलमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट किया। ये जो ट्रेड के पैटर्न्स हैं, ये जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है, इसने कंटेम्प्रोरी हड़प्पन सेटलमेंट के नेचर को किस तरह से इम्पैक्ट किया। तो इसको हम कुछ कैटेगरीज में करके लिखेंगे, जैसे लोकेशन वाइज, लोकेशन को इफेक्ट किया, इम्पैक्ट किया। द नेचर ऑफ ट्रेड डिसाइडेड लोकेशन ऑफ सेटलमेंट्स। सो मेजर important centers, important sites tend to locate along
tended to locate along river valleys. Harappa was located along Ravi River, Mohenjo-daro along Indus River. फिर घग्गर हाकरा रिवर में भी हमें कई सारे साइट्स, कालीबंगान है, फिर चोलिस्तान रीजन है, चान्होदारो है, गनवेरी वाला है, ये सभी घग्गर हाकरा बेसिन में आते हैं. So they tended to locate themselves along river basins because it facilitated trade. Other than river basins, other than river basins, नेचुरल पासेज के भी पास, नेचुरल पासेज के अलॉन्ग भी कई सारे सेटलमेंट्स हैं. कई सारे सेटलमेंट्स नेचुरल पासेज पे, जो जैसे हम गोमल पास देखते हैं या बोलन पास देखते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कई सारे सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं. जैसे ये नौशारो आप देख रहे होंगे, नौशारो, तो ये पड़ती है बोलन पास के आसपास. तो इट सेटल्ड अलोंग पासिस. और ये सोर्तुगाई भी अब देख रहे हैं, तो ये सभी पासिस के अलोंग ये सभी प्लेस्ड थे सेटलमेंट्स. सो डेफिनेटली ट्रेड की वजह से इन सारी सेटलमेंट्स की ये प्रिसाइज लोकेशन है या एग्जिस्टेंस, ये सारी साइट्स एग्जिस्टेंस में आए थे. सो हाउ दिस इज हाउ ट्रेड impacted the location of the settlement. फिर कोस्टल रीजन्स हमने देखे ही थे. तो कोस्टल रीजन्स में भी जो बालाकोट, सुदका गेंडोर, सुदका को, ये सभी कोस्टल रीजन्स में प्लेस्ड हैं. सो नेचुरली ट्रेड की वजह से ये सारे साइट्स एग्जिस्टेंस में आए थे. एंड ट्रेड impacted the location of the settlement. So this is how trade impacted the location of the settlement. Other than location, trade impacted hierarchy of the settlements as well. हायरार्की ऑफ द सेटलमेंट कैसे, क्या मतलब है हायरार्की ऑफ द सेटलमेंट? सो मेजर ट्रेड रूट्स जैसे कि मोहनजोदारो या हड़प्पा, ये सभी मेजर ट्रेड मेजर साइट्स हैं, हड़प्पन साइट्स हैं. या धोलावीरा ही ले लें, या राखीगढ़ी. तो दीज वर द नोडल सेंटर्स ऑफ redistribution. Means they were important centers, they were seats of the possibly authority, they can be seats of the authority. In fact मोहनजोदारो और हड़प्पा को तो डुअल कैपिटल कही गई है, टिमर व्हीलर ने कहा, सॉरी जॉन मार्शल ने इसको डुअल कैपिटल कहा, मोहनजोदारो और हड़प्पा के. सो बिकॉज दे वर important redistribution centers. So these were important centers and therefore they were large and complex. These were large and complex. Whereas peripheral sites, peripheral sites were smaller. Peripheral sites were smaller in size. So trade impacted the hierarchy of the settlements as well. Other than hierarchy, because of trade, there was functional differentiation. Functional differentiation between settlements. फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि ट्रेड की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ साइट्स इमर्ज्ड एज द पोर्ट साइट्स, some sites emerged as the redistribution centers.
Some sites emerged as the craft or industrial areas. For example, Chanhudaro, industrial areas. And some sites emerged as the resource procurement regions, resource procurement areas such as Shortughai. So, because of trade, there was functional differentiation in the settlements as well. इसके अलावा what trade did was what trade did to the settlements was it stimulated urban planning, stimulated urban planning. So and high volume trade led to surplus production, and this surplus production led to wealth concentration, due to which public structures could be created. And the settlements, and it is interesting to note that the settlements along trade routes, trade settlements which were in proximity with the trade routes showed greater degree of this planning, urban planning, than the settlements which were far away from trade routes or the peripheral settlements. So trade stimulated urban planning as well. Other than that, because of trade, there was this uniformity in weights and measure. So cultural uniformity, rather to say cultural homogenization of the settlement was also because of trade. Because large region, large region was brought under a civilizational sphere, and it was closely integrated. And this was possible because of efficient administration, which must have enforced uniform weights and measures. So, the cultural homogenization of settlements is also the direct outcome of Harappan trade. So, this is how, in some of these ways, Harappan trade, the nature of Harappan trade, impacted the contemporary Harappan settlements. So, this is how you will answer. So, इसको अब आप एक फ्रेमवर्क में 250 वर्ड्स में कोशिश करना, सेकेंड वाले पार्ट को 250 वर्ड्स में 200 250 वर्ड में कोशिश करना, इसको एक इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में लिखने की। और आप टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर को भेजना, वहां से आपको इवेल्युएटेड कॉपी मिल जाएगी। तो कोशिश करना खुद से लिखने की। इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप जैसे सिंपली लिख सकते हैं कि जो ट्रेड है, पैटर्न ऑफ ट्रेड, इट शेप्ड द इकोनॉमिक और सेटलमेंट लैंडस्केप ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब इस तरह से आप चीज अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे आप कि इस आंसर को आप कंप्लीट करें, और आपको मतलब कि एक कॉन्टेक्स्ट तो मिल ही चुकी है। सो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बॉडी को लिखने में दिक्कत आएगी इंट्रोडक्शन और कंक्लूड करने में। तो वो कोशिश जब तक आप करेंगे नहीं खुद से, तो आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि आंसर राइटिंग सिखाई नहीं जा सकती है, ये डेवलप होती है। तो मैं आपको एक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आपको वो एक फॉर्मेट ही बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चंस करके दूंगा, तो वो मेरी आंसर होगी, वो आपके आंसर नहीं होगी। आप वो फिर डेवलप नहीं करेंगे। आप एक ही तरीके से डेवलप की जाती है जब खुद से लिखी जाएगी। तो कोशिश करना कि आप आंसर को लिख के टेलीग्राम पे सेंड करने की।
और फिर आपको वहाँ से इवेल्युएटेड कॉपी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं इस स्किल को। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेड एंड अर्बनिज्म में। मतलब कि ट्रेड किस तरह से हड़प्पन अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करती है, हाउ इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। सो trade played a central role in the development of urbanism in the Indus Valley civilization by sustaining economic surplus, है ना। जैसे मान लो एग्रीकल्चरल सरप्लस की वजह से ट्रेड हुई, पॉसिबल हो सकी। इट एक्टेड एज द impetus, the necessary catalyst which encouraged trade. But agriculture surplus continued. It continued because this surplus was then transported। मतलब कि इस सरप्लस को सही जगह लगाया गया होगा। एंड देर मस्ट हैव बीन ए लूप, एक फीडबैक मैकेनिज्म रही होगी, जिससे एग्रीकल्चर सरप्लस ट्रेड को सपोर्ट करेगी, एंड ट्रेड विल सस्टेन द एग्रीकल्चरल सरप्लस फॉर लॉन्गर पीरियड। So, sustaining economic surplus, encouraging craft specialization, and integrating settlement into a cohesive urban network. So, this is what trade did to urban areas. Long distance and internal trade enabled cities to access essential raw materials such as copper, tin, lapis lazuli, and shale, which were unavailable locally. जैसे मोहनजोदारो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन के आई, हड़प्पा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन के आई, बट दीज रीजन्स हैड नो एक्सेस टू कॉपर। इनके पास अपनी कॉपर तो नहीं थी, अपनी टीन तो नहीं थी, अपनी बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज थी, पर बीड्स के लिए जो रॉ मटेरियल्स होंगे, जो स्टोन्स हैं, वो तो नहीं थी। सो दीज वर imported, and it was possible because of trade network. The steady inflow of resources supported specialized crafts, bead making, metallurgy, shale working, and textile production, leading to occupational differentiation and the growth of full-time artisans. फुल टाइम आर्टिसंस तभी ग्रो करेंगे जब उनको कॉन्टिन्यूअसली एक एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। सो दे विल ओनली देन सर्वाइव एज फुल टाइम आर्टिसंस, and trade made that possible again. The concentration of craft production and exchange in major centers like Harappa, Mohenjo-daro, and Lothal stimulated population aggregation, and population aggregation की वजह से क्या होगी, अर्बन स्पेसेज की एक्सपेंशन होगी। मैंने शुरू के लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप अपने लोकल टाउन में भी देखेंगे, तो जो पहले अनहैबिटेटेड साइट्स हुआ करते थे, वहाँ भी अब कंपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स आपको बनते हुए दिखेंगे। सो अर्बन स्पेस की एक एक्सपेंशन होती है। जब स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन या नई ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स इंक्लूड होंगे, आएंगे, और लोगों की माइग्रेशन होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो नेचुरली लोगों की इन माइग्रेशन होगी, और उसकी वजह से पॉपुलेशन एग्रीगेशन होती है, और फिर अर्बन स्पेस की एक्सपेंशन होती है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। So this all happened because of trade. Trade also necessitated administrative regulation. And administrative regulation में भी ट्रेड ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जरूरत व महसूस पैदा की होगी, जरूरी, क्योंकि ट्रेड के लिए चाहिए ट्रस्ट, और ट्रस्ट पॉसिबल हो सका जब ए नॉर्म वाज इन्फोर्स्ड। नॉर्म वाज इन्फोर्स्ड,
and this enforcement in the form of uniform weights and measures and seals, uniform seals. This indicates the presence of administrative structure, and these necessitated administrative regulation. So trade necessitated administrative regulation, which is a core component of urban settlement, urban site. Efficient transport through land, riverine, and maritime routes further strengthened inter-settlement connectivity, transforming cities into nodal points of redistribution between hinterlands and external regions. जैसे मान लो ये कि hinterland है, कोई स्मॉल विलेज एरियाज है, ये नोडल सेंटर्स है हड़प्पा मोहनजोदारो, और इसके बाद यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी. So this trade network connected hinterland to the external regions via the redistribution center. The surplus generated and redistributed through trade financed urban infrastructure such as granaries, warehouses, dockyards, planned streets, stadiums. These are the features of urban settlements, and these could be constructed because of the resource generation, because of the surplus generation, and surplus generation and redistribution through trade, they financed urban infrastructure. Therefore, trade was not merely an economic activity, but a structural force that underpinned Harappan urbanism by linking surplus production, craft specialization, administrative control, and spatial planning into a stable urban system. इस तरह से आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे. तो ये एक क्वेश्चन के ही फॉर्म में है, जो पहले मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हाउ ट्रेड वाज द बैकबोन ऑफ हड़प्पन प्रोस्पेरिटी और हड़प्पन इकोनॉमी और हड़प्पन अर्बनाइजेशन. तो उसी को यहाँ पे हम आंसर के फॉर्म में देख सकते हैं कि ट्रेड, हाउ द ट्रेड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉसिबली अभी तक तो पूछी नहीं गई है ट्रेड से, लेकिन हो सकता है कि कभी पूछी जा सकती है कि अर्बनाइजेशन वाज द काउज एंड इफेक्ट ऑफ ट्रेड. एग्जामिन, यहाँ पे आपको करनी है एग्जामिन. सो एग्जामिन में क्या करोगे, एग्जामिन कैसे करते हैं, एग्जामिन का मतलब क्या होता है? तो एग्जामिन का मतलब होता है कि जो भी हमारे सामने स्टेटमेंट दी गई है, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, हमें वो चीज़ एग्जामिन करनी है. तो हमारे सामने जो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट कह रही है कि अर्बनाइजेशन जो है, ये अर्बनाइजेशन, इट वाज द काउज एज वेल एज इफेक्ट. काउज भी थी और इफेक्ट भी थी. किसकी? ट्रेड की. यानी कि अर्बनाइजेशन काउज्ड ट्रेड. अर्बनाइजेशन caused trade, and in fact urbanization, trade means, or trade was the result of urbanization, and because of urbanization there was trade. So this is you have to examine. So पहले, अब इस आंसर को करने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. सोचना ये पड़ेगा कि क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं या आपको कोई इसमें दिक्कत है. क्या आप मानते हैं कि अर्बनाइजेशन वाज द काउज एंड इफेक्ट ऑफ ट्रेड? तो ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा. उसके बाद हम एविडेंसेस को एग्जामिन करेंगे और उसके बेसिस पे हम अपनी बात को रखेंगे. यहाँ पे आपको छूट ये है, क्योंकि हिस्टोरियंस के बीच ही काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के मतभेद है.
Simply because, naturally because evidences are not conclusive. So therefore, you can take any stand here. You can consider that urbanization was the cause of trade, or urbanization was the effect of trade, या आप दोनों से, दोनों बातों से भी सहमत हो सकते हैं, बट आपको उसके साथ उसकी एविडेंसेज भी शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है जहाँ पे मैंने माना हुआ है कि अर्बनाइजेशन वाज द काउज एंड इफेक्ट ऑफ ट्रेड। तो उसको देखो किस तरह से एग्जामिन की जाती है। सो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर लिंक्ड थ्रू अ रेसिप्रोकल एंड रीइंफोर्सिंग रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल एंड रीइंफोर्सिंग रिलेशनशिप, यानी कि अर्बनाइजेशन और ट्रेड एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे थे, उनके बीच रिलेशनशिप रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थी, rather देन वन वे काउजल चेन। यानी कि इस बात से हमें क्या पता चलती है, कि हम क्या प्रूव करेंगे कि जो स्टेटमेंट दी गई है काउज एंड इफेक्ट, ये दोनों को हम सही साबित करना चाहेंगे यहाँ पे। द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स both generated the conditions necessary for the expansion of trade and in turn was sustained and intensified by trade network। सो यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे एग्जामिनर को कि हम हमारी स्टैंड क्या होगी। अर्बनाइजेशन एक्टेड एज ए काउज ऑफ ट्रेड। अब हम पहले काउज ऑफ ट्रेड को एग्जामिन करते हैं। Urbanization acted as a cause of trade by creating concentrated populations and specialized craft production that exceeded local needs। अगर local needs exceed की जाए हो गई, तो इसका मतलब है कि अब उस हम चीज़ों को बाहर ले जाएंगे। बाहर ले जाएंगे दैट मीन्स हमारी ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड होगी। Large cities such as Harappa and Mohenjo-daro were deficient in key raw materials like copper, tin, shale, and semi-precious stones, compelling sustained internal and long-distance exchange. The emergence of urban administrative mechanisms, such as standardized weights, seals, and measures, facilitated large-scale and regulated trade. Thus, urban demand, surplus production, and institutional capacity stimulated the expansion of trade network। यानी कि अर्बनाइजेशन से किस तरह से ट्रेड नेटवर्क एक्सपैंड हो रही है, वो हमने यहाँ पे बताया। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि अर्बनाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रेड। तो ये तो काफ़ी आसान ही है, वो तो हमने पीछे देखा भी है कि ट्रेड रूट में कई सारे साइट्स हैं, जैसे बालाकोट, सुतका केंडोर, या अ, सुतका को, या फिर हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे कि साइमल्टेनियसली अर्बनाइजेशन वाज एन इफेक्ट ऑफ ट्रेड। अर्बनाइजेशन ट्रेड की इफेक्ट थी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सप्लाइड एसेंशियल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान एंड पर्शियन गल्फ एंड पेनिनसुलर इंडिया, sustaining craft specialization and occupational differentiation, which are hallmarks of urban society. Trade generated surplus, financed urban infrastructure such as granaries, warehouses, planned streets, and the dockyard at Lothal. Cities emerged as nodal points within a wider trade network, integrating hinterlands and distant regions into a cohesive urban system। अब हम आते हैं फाइनली कंक्लूडिंग पार्ट पे। तो एग्जामिन वाले में दो तरह से कंक्लूड की जाती है। जो रेगुलर तरीका है, तो वो तो हम बताएंगे कि बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेस हम ये कह सकते हैं कि कॉज भी थी, ट्रेड भी थी, इस तरह से हमें ये स्टेटमेंट सही प्रतीत होती है। लेकिन दूसरा तरीका भी ये कहने का कि हाउएवर ट्रेड अलोन डिड नॉट प्रोड्यूस अर्बनिज्म। अकेला ट्रेड अर्बनिज्म नहीं, अर्बनिज्म वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रेड ओनली। Agricultural surplus and social organization were necessary preconditions. Yet the decline of long-distance trade around 1900 BCE coincided with urban collapse, highlighting their interdependence।
Thus, in the Harappan context, urbanization was both a cause and effect of trade, forming a mutually reinforcing economic and spatial system central to Indus urbanism. इस तरह से हम बात को कंक्लूड करेंगे। अब एक एस्पेक्ट आती है। अच्छा, एक चीज जो प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लेती है, तो वो है कि आइटम्स क्या एक्सचेंज किए जाते थे। आइटम्स एक्सपोर्टेड, हड़प्पन सिटीज से, हड़प्पन साइट से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। तो एक्सपोर्टेड आइटम्स में बेसिकली हम क्राफ्ट आइटम्स ही देखते हैं। तो उसमें हम कई तरह के बीड्स देखते हैं, खास करके जो हमारी कार्नेलियन बीड्स हैं, कार्नेलियन बीड्स, फेंस बीड्स, बीड्स ऑफ लैपिस lazuli. We have some agricultural products as well. Jewelries were also exported from Harappan cities to different locations, as in Mesopotamia, Persian Gulf, Turkmenistan, in Central Asia. So these were some items of export from Mesopotamia. And you can see that these are very few items. There are not many items which were being exported. Even fewer were items that were imported to Harappan centers. We have very few, negligible presence or total absence of, or almost total absence of foreign objects at Harappan sites. Still, there are some items which show some foreign characteristics and which were not naturally produced within Harappan context. And these were some chlorite vessels, कुछ पॉटरी टाइप। इसके अलावा एक जो सिलिंड्रिकल सील हमें देखने को मिली है, सिलिंड्रिकल सील। तो सिलिंड्रिकल सील हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस नहीं होती थी। हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में स्क्वायर या राउंड शेप्ड की सील प्रोड्यूस होती थी। सो सिलिंड्रिकल सील इज बिलीव्ड टू बी एन import from Mesopotamia, or where in West Asia cylindrical seals were used generally. Other than that, we have no evidence of items of import. So on the basis of these evidences, we have earlier concluded that, or earlier inferred that, export was more than import, and therefore balance of payment was in Harappan favor, and Harappan benefited from this trade. But there are certain raw materials which are believed to be imported, such as टीन। तो टीन पॉसिबली अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से टीन मंगाई जाती थी। इसके अलावा जो लैपिस लजूली है, तो लैपिस लजूली भी अफगानिस्तान से पॉसिबली मंगाई जाती थी। जेड एक तरह की प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन है, तो ये तुर्कमेनिस्तान से मंगाई जाती रही होगी। So other than that, we have not much solid evidence of items of export from external regions, and simply because we have seen that Harappan civilization covered a wide ecological niche in itself. Therefore, almost all the necessary resources were available locally, so they did not have to depend on external regions. So, having understood that, let's assess a historical debate here. And this debate rests on the uh, rests on the idea that how important was Mesopotamian trade for the Harappans. How important was the
मेसोपोटामियन ट्रेड और द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स के लिए मेसोपोटामियन ट्रेड कितने इंपॉर्टेंट रही। तो इस इशू में दो तरह की डिबेट है। So there are some historians such as Shirin Bhatnagar. So शिरीन भटनागर ने 1981 में अपनी एक बुक लिखी थी, वेस्टर्ली ट्रेड ऑफ हड़प्पन्स। तो उसमें उन्होंने हड़प्पन्स के राइज एंड फॉल के लिए मेसोपोटामियन ट्रेड को काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना। मेसोपोटामियन ट्रेड, ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, खास करके ट्रेड इन लैपिस लजूली, तो उसको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना हड़प्पन इकोनॉमी, हड़प्पन अर्बनाइजेशन के राइज एज वेल एज फॉल में। उन्होंने कहा कि हड़प्पन इकोनॉमी, हड़प्पन अर्बनाइजेशन rose because of trade with Mesopotamia, and when this trade faced a backlash, then हड़प्पन cities fell। यानी कि मेसोपोटामियन ट्रेड के डिक्लाइन के साथ हड़प्पन सिटीज की भी, हड़प्पन अर्बनाइजेशन की भी डिक्लाइन हो गई। ये शेरीन भटनागर का मानना है। और अगर हम मेसोपोटामियन टेक्स्ट भी देखें, तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट टॉक ऑफ सम आइटम्स ऑफ एक्सचेंज। Mesopotamian texts talk of some items of exchange from Meluha region, not from Meluha region, in its context, in Mesopotamian context, what they imported and what they exported. So in the import items, it has mentioned some items which they imported from Meluha region, and these were lapis lazuli, carnelian, gold, silver, copper, ivory, आइवरी आइटम्स जो हाथी के दांत होते हैं उसके आइटम्स, टेराकोटा, टेराकोटा, बर्ड, एनिमल्स। तो ये सभी आइटम्स ऑफ इंपोर्ट थे फ्रॉम मेलुहा रीजन। द सेम टेक्स्ट टॉक्स अबाउट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में कि मेसोपोटामिया से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। तो एक्सपोर्ट आइटम्स में कुछ फिश के जिक्र हैं, ग्रेन्स हैं, वुलन आइटम्स हैं, वुलन क्लोथ्स, है ना, सिल्वर है, रॉ वूल। सो ये आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट थे मेसोपोटामिया से। एंड हो सकता है कि इनमें से कुछ आइटम्स मेलुहा भी, या जिसको हम हड़प्पन जोन्स कहते हैं, इंडस रीजन कहते हैं, वहां भी पहुंचती होगी, आती होगी। इट इज पॉसिबल, बट अगेन वी हैव नो एविडेंस फॉर दैट आर्कियोलॉजिकली। इट इज नॉट proved. So we have no archaeological evidence that these items were imported or exported. However, we have items of export from Harappan civilization to Mesopotamian one in the form of beads and some other artifacts like some hairpins and some bracelets, some jewelry, some terracotta items. So naturally, there are more number of items which was exported from Harappan region to Mesopotamian region, and there were lesser number of items which were imported from Mesopotamia to Harappa. तो आर्कियोलॉजिकली अगर हम देखें, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सारी चीजें तो हम आर्कियोलॉजिकली डिड्यूस कर रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिकली अगर हम देखें, सो दिस ट्रेड
does not seem to be of much importance. And that's why some historians like T.K. Chakravarti and Schaffer, तो दिलीप चक्रवर्ती ने तो दिलीप चक्रवर्ती ने क्या आर्गू दिया कि दिलीप चक्रवर्ती उन्होंने कहा कि हड़प्पन्स एंड मेसोपोटामियंस did not traded they did not trade directly but through intermediaries. And he also argued that quantum of trade was not enough to cause development and sustenance of हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेसिकली इन्होंने हड़प्पन मेसोपोटामियन ट्रेड को हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए या डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं माना, रिस्पॉन्सिबल नहीं माना। बट अगेन कंक्लूसिवली हम कुछ कह नहीं सकते, पर हम ज़्यादा डीके चक्रवर्ती के इस आइडिया के साथ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा भी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के इमरजेंस में जो फॉरेन थ्योरी थी, जो डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी थी, तो उसके अगेंस्ट इंडिजिनस डेवलपमेंट थ्योरी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, बिकॉज वी हैव एविडेंसेज ऑफ दिस इंडिजिनस डेवलपमेंट। बट ट्रेड काउज्ड अर्बनाइजेशन। सो निश्चित रूप से ट्रेड वाज द बैकबोन ऑफ अर्बन अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड resulted in the development of urban centers. That is true. But trade with Mesopotamia, for that we have no substantive evidence. And as we see that almost all the raw materials were locally available, and some raw materials were available at some distance, not very large distance, not as in Persian Gulf or Mesopotamia. ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान से लैपिस lazuli ले रहे थे, सेंट्रल एशिया से हम ले रहे थे, टीन ले रहे थे। तो ऐसे में मेसोपोटामिया या कोई डिस्टेंट रीजन हड़प्पन अर्बनाइजेशन की काउज तो नहीं हो सकती। एंड देयरफॉर द रोल ऑफ मेसोपोटामियन ट्रेड is no longer acceptable as the region for development or sustenance of Harappan civilization. And even in the latest results, latest evidences in new researches, but these new researches show that more than the trade with Mesopotamia, trade with Persian Gulf region was more important। पर्शियन गल्फ रीजन के साथ ट्रेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये नई रिसर्च में सामने आई ये बात। तो मेसोपोटामिया में जितनी आइटम्स मिली है, या मेसोपोटामिया की जितनी आइटम्स मिली है, तो उससे कहीं ज़्यादा आइटम्स हमें पर्शियन गल्फ की मिली है। पर्शियन गल्फ में जैसे एक फैल का रीजन है जो कुवैत में है, और ये जो फैल का रीजन देख रहे हैं, तो फैल का रीजन कुवैत में, फिर इधर बहरेन में, ओमान रीजन, तो ये रीजन इंपॉर्टेंट रीजन्स रहे ट्रेड के। And if trade caused urbanization,
if we give merit to trade, because trade was the backbone of Harappan urbanization. So it was not external trade, but the internal trade that had caused this prosperity. So this is how we assess the importance of Mesopotamian trade with Harappan civilization. सो हमारी जो ट्रेड वाली पार्ट है वो भी हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ट्रेड एस्पेक्ट भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की समझ आ गई होगी। और एक बार आप इसको रिवाइज करें और कुछ क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करें। जो ये क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन शायद मैंने आपको कराए हैं। तो इन तीनों को आप अपनी नोटबुक में अपने हाथ से लिखने की कोशिश करें, और उसको जो टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी लिंक, उसमें आप जा करके अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं आपको इवेल्युएट करके दे दूंगा आंसर कॉपी। तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी कि कैसे शुरू करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक फ्लो होती है आंसर की। तो वो आपको वहाँ से इवेल्युएशन से समझ में आएगी। पर शुरू आपको खुद करनी पड़ेगी, एंड दिस इज हाउ यू डेवलप दिस आइडिया, दिस स्किल ऑफ आंसर राइटिंग। सो हड़प्पन इकोनॉमी इज नॉट कंप्लीट। और इसके बाद कुछ एस्पेक्ट्स बचे हैं, जैसे हड़प्पन पॉलिटी, हड़प्पन सोसाइटी, रिलीजन एंड आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद हम फिर जो डिक्लाइन की तरफ मूव करेंगे, डिक्लाइन और अदर कैलकुली लेट कैलकुलिथिक कल्चर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद हम वैदिक सिविलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। So hope you like this video, you are benefited from this video. And if you really like this video, if you found this video very informative, very useful, then please subscribe and share it with your friends. See you in our next video. Meanwhile, keep learning and keep practicing.